Hello everyone, welcome to Economics Fundamentals. In today's class, we are going to deal with human capital formation in India. Have you observed that a lecturer is getting more salary than a peon of the university? आज की क्लास में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर, रीडर या प्रोफेसर होता है, उनकी सैलरी एक पीएन से कहीं ज़्यादा होती है। कैन यू टेल मी व्हाई इट हैपन्स? एक पीएन जो 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता है, उसकी सैलरी एक लेक्चरर के मुकाबले जो 3 से 4 घंटे ही काम कर रहा है, या उस कई बार उससे भी कम 2-3 लेक्चर ले लेता है, ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन कैपिटल है। उसे ह्यूमन कैपिटल किसने बनाया? एजुकेशन, हेल्थ, है ना? सो ही पजेस सर्टेन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। सो इसलिए उसे एक ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, और वो अपनी तरह के दूसरे लोगों को कन्वर्ट कर सकता है। वो उन स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट करके, उन स्टूडेंट्स को अपनी स्किल की मदद से जिन्हें वो पढ़ा रहा है, कल को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, दूसरे प्रोफेसर्स बना सकता है, और कहीं ज़्यादा। इसलिए इसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग की। ह्यूमन कैपिटल रिफर्स द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। इट रिफर्स टू stock of skills and expertise of a nation at a given point of time. Okay, now the question arises, what are the sources of human capital? Means human capital हम कहाँ से बढ़ा सकते हैं? What are the sources? कौन कौन से sources हमारे पास हैं, या कौन कौन से factors हैं that will contribute to the formation of human capital? So here it goes like this. The first one is investment in education. Education में investment करके हम ह्यूमन को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ा करके, कुछ स्टूडेंट्स उनमें इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, दूसरे प्रोफेसर्स हो सकते हैं, और दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन में हम ये एक बहुत बड़ा सोर्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। द सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बड़ी मशहूर कहावत है, हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इफ द मैन इज हेल्दी, then he can contribute more for the productivity. If he is prone to ill, if he has many kinds of illness, then he cannot provide his services efficiently. So that is why it is one more important sources for human capital. Expenditure on health. Then expenditure regarding on the job training. Yes, it's very important. On the job training can be of two types. Okay, sometimes it is within the organization, within the workplace, okay, or sometimes it is off the campus, off the campus. But in both the type, it contributes or it enhanced the skills or the efficiency of the workers, and the expenditure which is incurring on providing on the job training will return you multiples, because it will enhance the productivity many times. Then expenditure on migration.
we know that so many people migrate from rural to urban area in search of the job, in search of the better opportunity. बहुत सारे लोग रूरल एरियाज से क्या है, अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं. क्यों जाते हैं? अच्छे काम की तलाश में, अच्छी सैलरी की तलाश में. तो जो माइग्रेशन है जिसमें उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अब एक व्यक्ति जो गांव में रह रहा था वो दिल्ली में जा कर के रहने लगा, तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा कॉस्टली है. तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो ये सारे जो खर्चे हैं, उससे जो उसकी अर्निंग है वो कहीं ज़्यादा होगी. तो इसलिए जो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन है ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. फिर एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट. बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेबर मार्केट से रिलेटेड और अदर मार्केट्स में कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दी अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट. सो ये एक्सपेंडिचर भी इट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन वेयर यू कैन गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी. सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन we bear certain expenditure but the return will be more than the expenditure. So these are the various sources of human capital. You can pause the video to note it down, then I will tell you something more about this. Now we are talking about the relationship between human capital and economic growth. Naturally we know that a healthy person contributes more than an illiterate person. क्योंकि एक जो an educated person contributes more than an illiterate person, as well as a healthy person contributes more than an unhealthy person. इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों को पढ़ा लिखा सकता है या पढ़ लिख करके वो हैंडसम सैलरी गेन कर सकता है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि ही इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री. उसी तरीके से एक हेल्दी व्यक्ति जो है, जैसा हम जानते हैं कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, तो अगर एक हेल्दी व्यक्ति होगा तो वो अनइंटरप्टेड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करा पाएगा, अपनी अनइंटरप्टेड सर्विसेज दे पाएगा, मोर वर्किंग आवर्स लगा पाएगा, जिससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा. आप देखते हैं कि फॉर द बेटर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. आप अगर क्रूड डेथ रेट को लें तो 1951 में ये 25.1 थी क्रूड डेथ रेट. ओके, क्रूड डेथ रेट जो 1951 में कितनी थी, 25.1, और बाद में ये कितनी हो गई अभी 2015 और 16 में, तो देखेंगे ये हो गई है 2015-16 में only 6.4. Similarly, we see the real per capita income, the real per capita income, it was in 1951 7,651. okay, now the figures are in rupees, Indian rupees, and in 2015-16 it becomes 77,803. 77,803. So we can see the difference from 7,000 to 77,000, almost 11 times during the 51 to 2015 or this 65 years period. Now we see the infant mortality rate, or what is called as IMR. IMR is known as infant mortality rate. It becomes it was in 51 it was 146 and now it became 34. Okay, so this is how we are improving, and our literacy rate
the literacy rate was 16.67%, and nowadays it is, as per the recent reports, 76%. So this is how we are improving. That is why the German bank, the Deutsche Bank from Germany, reported in global growth centers. So it said, the report which was published in 1st July 2005, it was said that India will emerge as one of the 4th largest centers of the world by the year 2020. Okay, so 2020 तक जर्मन बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा. Okay, then the report of World Bank, in its recent report, India and the knowledge economy leveraging strength and opportunity. It is said that if India will be able to manage its economic knowledge, or will be able to manage economy at its best knowledge, like the Ireland does, because Ireland is known as it is using the economy very effectively. So if India will be able to use its knowledge economy as effectively as the Ireland does, then it will emerge the one of the best centers by the end of, or it will improve its per capita income, which was merely $1,000 to $3,000. Okay, up to by the year of 2020. So the per capita income of India simply will become thrice if it will be able to use the knowledge economy as effectively as the Ireland does. So this is how we see the relationship between human capital and economic growth. If there will be human capital formation, definitely it will contribute to the economic growth to a large extent. Now you can note it down, these points, and then I will tell you something more. Now we are dealing with state of human capital formation in India. There is a genuine need for government intervention in health and education sector. Why there is a genuine need? Because we see here, I have written the first point, expenditure on education and health makes substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. Hence government intervention is essential. आप देखते हैं एक व्यक्ति किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या किसी हेल्थ सेंटर में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है और वहाँ से उसको कह दिया जाए कि यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप दूसरी जगह जाइए. तो सी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. जो कॉस्ट उसने बेयर कर ली, जो लॉस उसका हो गया, दैट विल नॉट बी रिवर्स. दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आप एजुकेशन लेने जाते हैं, जो हायर एजुकेशन के टेकर्स हैं, दे आर वेरी फ्यू. फिर दूसरे, हमें ये पता ही नहीं चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ द इंस्टीट्यूशन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड एंड विच इंस्टीट्यूशन इज़ बेटर. ओके, so similarly in this way the government intervention is required. इसीलिए government should provide quality education. इसके लिए आप को पता है कि 2009 में RTE बनाया गया, राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको दिस इज़ द फंडामेंटल राइट फॉर देम टू गेट the primary education. Okay, 1st to 8th. So this is how the government intervention is required. Then in a developing country with a large section of poor, many of us cannot afford to access basic education and health care facilities. आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन की 22% जो आबादी है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वो पुअर है. Those who are living below poverty line, those who are lagging even to
fulfill their basic needs, the food, clothing and shelter. So that is why they cannot have the access even for the basic education, elementary education or the basic health services. So in this way the government must intervene, and that is why government has introduced the RTE. The government should provide the basic health facilities free of cost to the deserving section of the society. In education sector, like the Ministry of Education, the union as well as the state level, there are certain bodies, certain the councils which are providing the technical supports, the help in the education sector, like NCERT, the UGC for Higher Education, University Grant Commission, then the AICTE, All India Council for Technical Education. So they are providing support for the institution which are coming under their heads. Similarly, in the health sector, at the union as well as the state level, the Ministry of Health, the various departments and the organization like the Indian Council for Medical Research, ICMR, is providing help to the institutions which are coming under. Okay, so this is how we can understand that government intervention is highly required in the sector of education and health. Then growth in government expenditure on education we see as a percentage of total expenditure. If we look as a percentage of total expenditure during the 1952 to 2014, so it grew from 7.92% to 15.7%. It grew from 7.92% to 15.7%. And if we talk about the percentage of GDP, it grew from 0.64% to 4.13% of GDP in 2014, and it was in 1992. So there is a substantial growth in the sectors of education as well as the government expenditure is concerned. So I think you can pause the video to note it down, then I will tell you. If we talk about the educational achievement of India, so we can understand with these figures. First, we will see the adult literacy. The figures are from the year of 2015. So we have improved a lot. If we talk about adult literacy, in male it is 81%, in female it is 63%. Primary education completion rate in male 94%, in female it is pretty high, 99%. And then youth literacy rate 15 plus to 24 years of age. In male it is 92% and in female it is 87%. So from these figures we can understand that we have improved substantially in compared to the year of 1952 or 51 when we got independent and when we got a republic. But if we talk about the educational achievements, first we have to understand the pattern of expenditure on education. The more expenditure incurs on the primary education. There is the less part is spent on the higher education, because higher educations are consist the few takers, but it doesn't mean that we are withdrawing the share of higher education and we are transferring it towards the primary education. Then there is a regional disparity as well. If we see the per capita expenditure on primary education, in Himachal it is highest, which is goes like this, the 34,651
rupees, while the lowest in Bihar it is 4088, the per capita expenditure on primary or elementary education. So then inadequacy of the expenditure on education. अभी भी जो एजुकेशन पे हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जीडीपी का, 1964-66 में जो कोठारी कमीशन आया जिसे हम एजुकेशन कमीशन कहते हैं, उसने सजेस्ट किया था कि कम से कम 6% होना चाहिए जीडीपी का, जबकि 2014-15 में हम कितना कर पा रहे हैं, 4.1। तो अभी भी हम जो बात हमें 60 साल पहले कही गई थी, लगभग 60 साल पहले कही गई थी, उस बात को भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो इनएडिक्वेसी है एक्सपेंडिचर की, तो ये फिगर्स आप नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें फ्यूचर एस्पेक्ट्स की, कि जो हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन के फ्यूचर एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल still a distant dream, still a distant dream। अभी भी आप देखते हैं कि सभी के लिए जो शिक्षा है वो अभी भी हमारा एक दूरगामी सपना है, दूर का सपना है, क्योंकि अभी भी हमारा लिटरेसी रेट 100% नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जेंडर इक्विटी। सेकंड है हमारा जेंडर इक्विटी। आप जानते हैं वैदिक सोसाइटी से लेकर के फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड द इंडियन सोसाइटी ऑब्जर्विंग एज द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो ऑफ कोर्स द सिचुएशन इज बेटर देन बिफोर। आज की तारीख में हम देखते हैं सेक्स रेशियो भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन अभी भी केरल को छोड़ करके कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर हमारा सेक्स रेशियो जो है वो मोर देन 1000 हो या इवन उसकी बराबरी पे पहुँचा हो। तो इस वजह से जेंडर इक्विटी में भी अभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हायर एजुकेशन जो है उसमें ओनली फ्यू टेकर्स हैं। हायर एजुकेशन a few takers, जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें ये कहा गया कि इन द ईयर 2011 and 12 the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%, while in urban areas it was 16%. In contrast to this, only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. So, इससे ये पता चलता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इसमें ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में फ्यू टेकर्स हैं बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर ज़्यादा है, जबकि प्राइमरी एजुकेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। सो अभी भी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इन पर काम करना है। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा होता है, हायर एजुकेशन में कम होता है। सो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन। ओके, on higher education and also improve the standard of higher educational institutions। और जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहिए। So that's all for today's class. This is what the human capital formation in India is all about. I hope you are getting. Thank you. Have a nice day.